बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था अधिनायक तंत्र, जो है पिछली क्लास में जो है हमने अधिनायक तंत्र के उत्कर्ष के कारण पढ़ लिए थे और अधिनायक तंत्र के लक्षणों पे चर्चा जो है अपनी पिछली क्लास में हो गई थी कि क्या क्या अधिनायक तंत्र के लक्षण हैं। आज जो हैं इस प्रश्न को हम ख़त्म कर लेंगे और अधिनायक तंत्र के गुण और दोष पर चर्चा करेंगे। तो अधिनायक तंत्र के लक्षण पे थोड़ा सा एक बार ब्रीफली नज़र बता दूं आपको कि क्या होता है अधिनायक तंत्र के क्या क्या लक्षण हैं। सर्वाधिकारवाद होता है, यहाँ पे सब सारे के सारे अधिकार पर्टिकुलर एक व्यक्ति या विशेष दल में आ जाते हैं। क्योंकि प्रजातंत्र का विरोधी है तो इसलिए प्रजातंत्र का विरोध करता है। प्रजातंत्र का उल्टा है अधिनायक तंत्र तो ये जो है प्रजातंत्र का विरोध करता है। इसमें एक ही दल, एक नेता, एक ही कार्यक्रम होता है। एक नेता होगा, एक ही दल का शासन होगा, एक ही इनका कार्यक्रम होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु है ये, व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता को रोक देता है। जनमत निर्माण के जितने भी साधन है, प्रेस है, समाचार पत्र और रेडियो टीवी, सब पे कठोर नियंत्रण रहता है कि वो जो है शासक के खिलाफ कुछ भी ना बोलें। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं और विस्तारवादी नीति, अपने राज्य का विस्तार किसी भी माध्यम से युद्ध करके और से राज्य को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। ये थे अधिनायक तंत्र के मेन लक्षण। आज जो हैं इसके गुण के बारे में अपने पढ़ेंगे कि क्या क्या अधिनायक तंत्र के गुण बताए गए हैं। तो पहला है शासन में एकता और कुशलता। देखो, जो लोग अधिनायक तंत्र के समर्थन में है ना, वो ये कहते हैं कि अधिनायक तंत्र के अंदर शासन में एकता ज़्यादा रहती है और शासन ज़्यादा कुशल होता है। एकता कैसे होती है? क्योंकि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता होती है। शासन की शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। उसी ने कानून बनाने हैं, उसी ने प्रशासनिक निर्णय देने हैं, उसी ने न्याय करना है। ये सारे काम एक ही व्यक्ति करता है। और जब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी चीज़ें होती है ना, तो इससे क्या है, वो कहता है कि इससे शासन में बड़ी कुशलता आती है। शासन संगठन में काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। तो अब जहाँ इसके जो अधिनायकवाद के समर्थक हैं, जैसे वो कहते हैं कि जैसे प्रजातंत्र में क्या है, अलग अलग काम है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बना दी, सारे अपने अपने काम करते हैं। तो जब वो उसने व्यवस्थापिका ने बनाया, कार्यपालिका ने काल लागू किया, न्यायपालिका ने न्याय किया, तो जब व्यवस्था अलग अलग हाथों में आती है ना, तो उतनी एकता नहीं बनी रहती कार्यों के अंदर, उतनी कुशलता नहीं रहती जो अधिनायक तंत्र के समर्थक हैं। जब एक ही व्यक्ति सारे काम करेगा तो उसे सब कुछ पता होगा, भी ये मैंने कानून बनाया है, इसको ऐसे लागू करना है, इसका उल्लंघन करोगे तो इसको ये न्याय देना है। तो एक व्यक्ति के हाथ में जब सारा कुछ होगा ना, तब क्या होता है, शासन में एकता भी बनी रहती है और शासन में जो है ना कुशलता भी आती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायी शासन। अब देखो, मैंने संस्थात्मक शासन प्रणाली करवाई थी एक, तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें उत्तरदायित्व का भाव आलोचना थी। तो क्या है कि वहाँ क्या होता था, अभी कोई कार्य एक दूसरे पे डाल दिए जाते थे, कोई भी अपना उत्तरदायित्व नहीं लेता था। तो यहाँ जब एक ही व्यक्ति काम करेगा और सारा कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा, उसी ने कानून बनाने हैं, उसी ने नियम बनाने हैं, उसी ने लागू करने हैं, तो उत्तरदायी कौन होगा? वह व्यक्ति होगा। तो इसमें क्या है कि अधिनायक तंत्र में उत्तरदायित्व की भावना जो है ना, वो पाई जाती है। लोकतंत्र में क्या होता है, उत्तरदायित्व बहुत से जनों का होता है, कोई भी नीति बनती है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उत्तरदायित्व किसी का भी निश्चित नहीं रहता। लेकिन अधिनायक तंत्र में क्या है, जो शासक होता है वो खुद ही राष्ट्र के सारे हितों का संरक्षक होता है। और वो इसके समर्थक वाले कहते हैं कि वो सारे काम बहुत बढ़िया ढंग से करता है, उत्तरदायी रहता है वो जनता के प्रति। क्यों? क्योंकि देश और जनता, बस उसका देश जो है, वो जो अधिनायक तंत्र होता है वो अपने देश को ही बल देता है, अपने देश को और अपने देश के नागरिकों को ही, तो वो उसके प्रति उत्तरदायी रहता है। क्योंकि अगर देश के नागरिक डेवलप होंगे तो वैसे उनका देश भी विकास होगा। इस शासन प्रणाली में क्या होता है, अधिनायक तंत्र में अपने देश को आगे ले जाना ही मेन उद्देश्य होता है और सारा का सारा ध्यान जो है ना देश को आगे बढ़ाने में ही रहता है। तो इसके जो समर्थक कहते हैं कि ये उत्तरदायी शासन प्रणाली है, शासक जो है ना पूरी उत्तरदायित्व जनता के प्रति अपना निभाता है। पॉइंट नंबर 3 है संकट काल में उपयुक्त। देखो,
ये आलोचना भी मैंने संस्थात्मक शासन प्रणाली की बताई थी कि संकट काल में वो शासन प्रणाली उचित नहीं है। अब लोकतंत्र में क्या है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये कई संस्थाएं होती हैं, तो अगर इमरजेंसी आ जाए तो एकदम निर्णय लेने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन अधिनायक तंत्र में जब एक ही व्यक्ति है ना, तो वो निर्णय त्वरित प्रभाव से ले लेगा। देश पे कोई संकट आ जाए, किसी गृह युद्ध हो जाए या कोई दूसरे देशों के साथ युद्ध हो जाए, तो क्या होगा कि एक व्यक्ति के लिए उस समय निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा। जैसा वो चाहेगा तुरंत प्रभाव से निर्णय ले लेगा। उसको क्या है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती बिल्कुल भी, मुझे क्या करना चाहिए। वो एक अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से किसी के साथ अपना कोई निजी है उससे विचार विमर्श कर ले, लेकिन ऐसे नहीं है कि संसद का अधिवेशन बुलाओ या संसद में मंत्रियों की राय लो। वो सिर्फ खुद जैसा चाहता है वो तुरंत प्रभाव से ना वैसा कर देता है। तो इस प्रकार क्या है, संकट काल में अधिनायक तंत्र को बढ़िया माना गया है कि अगर कोई देश पे संकट आ जाए तो जो अधिनायक है वो तुरंत प्रभाव से निर्णय लेके उस संकट से जनता को बचा सकता है। बाकी दूसरी प्रणालियों में तुरंत डिसीजन ले पाना संभव नहीं हो पाता। इसलिए अधिनायक तंत्र जो है वो संकट काल में ज़्यादा उपयुक्त है। नंबर 4 है मितव्ययी, यानी कम खर्चीला है ये शासन। अब देखो कैसे कम खर्चीला है, क्योंकि इसमें क्या है कि ना तो कोई चुनाव कराने, न ही कोई शासन व्यवस्था का लंबा चौड़ा प्रबंध करना। तो इन चीज़ों के अंदर क्या है, आधा पैसा देखो चुनाव में बहुत पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, बहुत खर्च होता है, राजनीतिक दल भी करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो पैसा वैसे का वैसा वापस जनता से वसूल होता है। तो धन का बहुत अपव्यय होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति शक्ति के बल पर अपनी सत्ता हासिल कर लेता है और उसका राजा बन जाता है, अधिनायक बन जाता है उस देश का। फिर क्या, वहाँ ना तो कोई चुनाव कराने, ना कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने, ना कोई, सारा का सारा अधिकारी जरूर होते हैं, लेकिन जितना लोकतंत्र के अंदर उतनी संस्थाएं यहाँ जो है ना वो अधिनायक तंत्र में नहीं होती। तो इतनी संस्थाएं नहीं होंगी, इतने लोग नहीं होंगे, इतने कर्मचारी नहीं होंगे, तो क्या होगा, पैसा बचेगा, चुनावों का पैसा बच जाएगा जितना चुनाव में लगता है। तो ये जो है ना शासन प्रणाली के समर्थक इसको मानते हैं कि ये कम खर्चीली प्रणाली है, यहाँ पे फालतू का पैसा जो है किसी भी तरीके का वेस्ट नहीं होता। इसलिए जो पैसा बचता है वो देश के डेवलपमेंट पे लगाया जाता है। इसलिए इस शासन प्रणाली को मानते हैं कि देश के विकास में ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जितना पैसा बचेगा उससे देश का विकास होगा। तो इसलिए इस शासन प्रणाली को मितव्ययी मानते हैं कि ये शासन प्रणाली बहुत ही कम खर्चीली है। लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय भावना का जागरण। अब देखो अधिनायकवाद में मैंने बताया था इसका एक उद्देश्य रहता है क्या, जैसे उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास एक टॉपिक बताया था, यहाँ क्या है, शासक जो है वो देश की भावनाएं लोगों में भड़काता है, अपना देश, अपनी जाति, अपने श्रेष्ठ हैं, दूसरे देशों को जो है ना वो उनकी आलोचना करता है, उनको निकृष्ट मानता है कि हम ही महान हैं, बाकी अन्य राज्य, अन्य देशों की जो है ना वो आलोचना करता है। लोगों में इस तरीके की भावनाएं भड़काई जाती हैं अपने, भाई हम इस जाति के हैं तो हमारा राज्य जो है ना उन सबसे श्रेष्ठ है। तो क्या है, लोगों में क्या हो जाता है, इससे अपने देश के प्रति बड़ी भावनाएं पनपती है, देशभक्ति की भावना बहुत पनपती है, राष्ट्रीय भावना बढ़ती है लोगों की, लोग अपने देश के विकास के लिए आगे बढ़ते हैं। लोग भी उसमें उसके अधिनायक की बातों में आ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं भी हाँ ये जो है हमारे देश की बात सोच रहा है, ये हमें श्रेष्ठ बताता है। जब ये कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं और हमारा देश श्रेष्ठ है जी, हम दूसरा श्रेष्ठ नहीं है तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे या उसको मिटा देंगे, तो लोग भी इस बात को पीछे हो जाते हैं कि हाँ जी हम ही श्रेष्ठ हैं, हाँ हम ही श्रेष्ठ हैं। तो और फिर क्या है, वो देश से बड़ा, अपने देश के प्रति बड़ा उनमें प्रेम पैदा हो जाता है। तो राष्ट्रीय भावना जो है ना वो अधिनायक तंत्र में ज़्यादा पाई जाती है। इसके समर्थक ये बात बताते हैं, इससे क्या है, लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना की जागृति होती है। जर्मनी, इटली, वो इसके प्रमाण ही है कि जब हिटलर ने सत्ता ली तो जर्मनी की जनता उसके साथ हो गई। हिटलर ने कहा कि जर्मनी के लोग श्रेष्ठ हैं सबसे ज़्यादा, तो इसने जो है जर्मनी के लोगों को इस तरीके से भड़का के उन लोगों में जो है ना एकता की भावना बड़ी बढ़ाई थी। तो जर्मनी और इटली जो है ना इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि अधिनायक तंत्र के अंदर जो है ना वो राष्ट्रीय भावना का जागरण बहुत ज़्यादा होता है। ये थे मोटे मोटे उसके गुण। अब देखो दोष। अब देखो अधिनायक तंत्र में दोष ही दोष हैं मेनली, तो तभी तो ये शासन प्रणाली जो है ना लगभग खत्म की स्थिति पे पहुंच गई।
लोकतंत्र ही हर जगह अपनाया गया, क्योंकि अगर किसी शासन प्रणाली में गुण होंगे ना तो वो शासन प्रणाली हर जगह विद्यमान हो जाएगी। लोकतंत्र जो है वो सबको लगता है भी श्रेष्ठ है, तो लगभग देशों में लोकतंत्र पाया जाता है। तो अधिनायक तंत्र के दोष में पहला पॉइंट है युद्ध को प्रोत्साहन। देखो ये शासन प्रणाली युद्ध को बड़ा बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि अधिनायक तंत्र में क्या होता है, वो विस्तारवादी नीति पे चलता है कि बस उसका उद्देश्य है कि अपने राज्य को बढ़ाना, अपने राज्य का विस्तार करना। अब चाहे बाकी साथ वाले राज्यों का कितना ही नुकसान हो, उनकी जनता को कितना भी नुकसान हो, इस बात पे कभी भी ध्यान नहीं देता। हम लोग जो है लोकतंत्र है, ये विश्व कल्याण की बात करता है, युद्धों को रोकने का प्रयास करता है, ये सारी जनता को एक, सारे विश्व को एक मान के चलता है, भाईचारे की भावना का विकास करता है। लेकिन अधिनायक तंत्र में ऐसा नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश पे ही बल दिया जाता है, अपने राज्य पे ही बल दिया जाता है कि हमारा राज्य जो है ना वो विकास करना चाहिए, हमारे राज्य का क्षेत्र बढ़ना चाहिए, बाकी चाहे बर्बाद हो जाए सारे। तो और फिर राज्य का विस्तार कैसे होगा? युद्धों के माध्यम से। युद्ध करेंगे और दूसरे के साथ युद्ध करके उसको जीत लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, अपने राज्य में मिला लेंगे। तो इस शासन प्रणाली के अंदर जो है युद्ध को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। और जो अधिनायकवाद है, अधिनायक है, वो हमेशा लोगों का मन मस्तिष्क भी ऐसा ही कर देता है कि लोग जो है युद्ध के प्रति ही लोगों का लगाव हो जाता है। क्योंकि जब वो इस तरीके की भावनाएं लोगों में भड़का देता है तो लोग जो है ना उस अधिनायक के प्रति ही सोचने लग जाते हैं। तो जैसा वो कहता है वैसे ये जनता सोचने लग जाती है। तो लोगों के दिलो दिमाग में भी युद्ध की बात जो है ना वो छप जाती है, और इस कारण हर जनता भी जो है ना युद्धों को प्रोत्साहन देती है। एक विद्वान फ्रेडमैन कहता है कि विश्व राजनीति की प्रस्तावना में लिखा है कि अब तक मानव इतिहास इस बात का स्पष्ट परिचायक है कि मानव जाति के मध्य हुए भीषण युद्ध किसी न किसी रूप में अधिनायकवादी राज्यों द्वारा ही आरंभ किए गए। यानी जितने युद्ध हुए हैं ना वो कहीं ना कहीं जहाँ अधिनायक तंत्र था उन्होंने ही प्रारंभ किए हैं। इसलिए अधिनायक तंत्र में क्या है, युद्धों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। पॉइंट नंबर 2, योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं। देखो अधिनायकवाद में जो है ना वो अधिनायक होगा वो बड़ा योग्य होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि देखो लोकतंत्र में तो हम चुन के भेजते हैं, और हम चुनते हैं तो हम देखते हैं कि हमें वोट देना है, तो हम लगभग ये सोचते हैं कि बढ़िया व्यक्ति को वोट दें, हमारा प्रशासक बढ़िया हो, तो लगभग योग्य उत्तराधिकारी का चयन हम कर लेते हैं वोट के माध्यम से। लेकिन अधिनायक तंत्र में क्या होता है, व्यक्ति शक्ति के बल पर बैठता है, हम चाहे उसको जानते ही ना हो, लेकिन शक्ति के बल पर तानाशाही होकर वो जब शासन सत्ता हाथ में ले लेता है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बढ़िया योग्य उत्तराधिकारी निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है, जनता को भी तंग कर सकता है, जनता पे अत्याचार करने लग जाता है। तो यहाँ जो है अधिनायक तंत्र के अंदर कोई योग्य उत्तराधिकारी हो, इस बात की क्या है, गारंटी नहीं होती। जो उत्तराधिकारी है वो अयोग्य भी हो सकता है। क्योंकि जो शासन सत्ता पे बैठ गया उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बढ़िया होगा। आगे कल को उसका पुत्र सत्ता को संभालता है, वो योग्य ना हो, देश बर्बाद हो जाए, देश संकटों में गिर जाए, तो यहाँ जो है ना योग्य उत्तराधिकार का कोई भी आश्वासन नहीं है। नंबर 3 है शासन शक्ति का दुरुपयोग। अधिनायकवाद पे क्या होता है, अधिनायक तंत्र में जो शासक है, जो तानाशाह है, जिसने शासन शक्ति अपने हाथ में लेके वो राजा बन गया है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध जो है नहीं होता है, और उसके पास क्या होता है, सारी शक्ति होती है। और संपूर्ण शक्ति क्या देती है, भ्रष्टता को जन्म देती है हमेशा ही। तो निरंकुश शक्ति जो है ना शासक को पूर्णतः क्या कर देती है, भ्रष्ट कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस बात का बड़ा भय रहता है कि अधिनायकवाद, जो अधिनायक है, जो राजा है, वो कभी भी अत्याचार का मार्ग अपना सकता है, और कभी कभी तो इतने अत्याचार हो जाते हैं कि जनता जो है ना वो क्रांतियों पे आ जाती है। तो यहाँ जो है ना वो शासन शक्ति के दुरुपयोग होने की बड़ी संभावनाएं रहती है। जैसे लोकतंत्र वगैरह में तो शासन शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो पाता, क्यों कि हर किसी का नियंत्रण है एक दूसरे पे, लास्ट में हमारी न्यायपालिका बैठी है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ शासन शक्ति का कभी भी दुरुपयोग किया जा सकता है। जो तानाशाह है वो किसी मर्जी कैसे भी तरीके से शासन सत्ता चला सकता है, उस पर जो है ना किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं होती। इसलिए अधिनायकवाद की एक बड़ी आलोचना है कि यहाँ पर शासन शक्ति का दुरुपयोग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर,
व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास असंभव। देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है ना, वो सिर्फ लोकतंत्र में ही संभव है। लोकतंत्र में कैसे संभव है? हमें हर तरीके के अधिकार हैं, हमें हर तरीके की स्वतंत्रताएं हैं, और जब हमें संपूर्ण स्वतंत्रताएं मिलती है तभी हमारा जो है वो सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। हम अपनी कला, अपने जो है विचार हर जगह अपने व्यक्त कर सकते हैं। हमारे अंदर जो टैलेंट छुपा हुआ है वो लोकतंत्र में ही हम उस टैलेंट को अपने बाहर लाकर दुनिया के सामने रख सकते हैं। तो सारी स्वतंत्रताएं जरूरी हैं। व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। अगर उसका सर्वांगीण विकास है तो समानता होनी चाहिए उसको। लेकिन अधिनायक तंत्र में ऐसा नहीं होता है। अधिनायक तंत्र में क्या है, व्यक्ति का खुद का कोई विवेक नहीं होता, उसकी कोई अंतर प्रेरणा नहीं होती, उस पर बहुत से नियंत्रण लगा दिए जाते हैं। अब शासक जैसा होगा वैसे ही वो नियंत्रण लगा देता है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रताएं पर अधिनायक तंत्र में बहुत से क्या होते हैं, नियंत्रण होते हैं। तो जब व्यक्तियों पर इतने सारे नियंत्रण लगा दिए जाते हैं तो उसके व्यक्तित्व का क्या है, सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ी आलोचना है इसकी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है ना, इस अधिनायक तंत्र में नहीं हो पाता है। लास्ट पॉइंट है, राज्य को साध्य व व्यक्ति को साधन मानना। साध्य क्या होता है? टारगेट, लक्ष्य, और साधन उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए जो किए जाए। तो यहाँ पे राज्य को तो साध्य माना है और व्यक्ति को क्या है, साधन माना गया है। यहाँ राज्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, राज्य की पूजा की जाती है, राज्य सबसे ऊपर है। यही बात अधिनायक तंत्र में राज्य को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ व्यक्ति को क्या माना जाता है? एक साधन। बस राज्य का अब युद्ध करना है तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति लड़ेगा, बस राज्य का विकास हो। अब व्यक्ति का हो या ना हो, व्यक्ति पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बस हमारे राज्य का विस्तार करना है, हमारे राज्य का डेवलप करना, हमारे राज्य आगे होना चाहिए, हमारे राज्य का क्षेत्रफल इतना बढ़ जाना चाहिए। तो सिर्फ राज्य की पूजा होती है। व्यक्ति को यहाँ पे सिर्फ एक साधन मात्र माना जाता है। व्यक्ति का जो है ना, वो राज्य की वेदी पर बलिदान ही समझो कि राज्य की वेदी पर व्यक्ति का यह जो है बलिदान दे दिया जाता है। व्यक्ति का अब खुद का कोई भी व्यक्तित्व नहीं है, खुद की कोई उसकी इच्छा नहीं है, बस वो एक साधन बन के रह जाता है राज्य को आगे बढ़ाने का। तो इस प्रकार जो है इस शासन प्रणाली के अंदर राज्य को साध्य और व्यक्ति को क्या माना जाता है, साधन माना जाता है, जबकि बात ये गलत है। व्यक्ति वास्तव में साध्य है, राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति का कल्याण करना। राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि व्यक्ति सुखी रह सके, व्यक्ति का कल्याण हो, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। तो लेकिन राज्य को जो है यहाँ पे साध्य माना जाता है, व्यक्ति को साधन मान के राज्य के ऊपर ही उसका बलिदान कर दिया जाता है। व्यक्ति का खुद का यहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस प्रकार ये थे अधिनायक तंत्र के गुण और दोष। तो आज की जो है वो क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम जो है नए टॉपिक जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।